हेलो बच्चों। आज आपके सामने जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। सतोगुणी, जैसे बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ये सतोगुणी थे। तमोगुणी, दानव, दैत्य, राक्षस, पतन, हिंसा और अत्याचार का काम होता है इनका। जैसे नाम से पता चल रहा है सतोगुणी जिन्होंने सत्य को धारण किया, जैसे बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण। तमोगुणी यानी कि जिनमें आलस्य होता है, क्रोध होता है ना, मांस मदिरा खाने की इच्छा होती है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है। तो वो कौन होते हैं? दानव, दैत्य, राक्षस, पतन, हिंसा, अत्याचार, इनका काम होता है। तो ये तमोगुणी कहलाते हैं। राक्षस कौन कहलाते हैं? तमोगुणी। रजोगुणी, प्रभुत्व, मोह, माया, भय और मानवीय। ये अधिकांश मानव में कौन सा पाया जाता है? रजोगुणी पाया जाता है, क्योंकि मोह माया में फंसा रहता है और अपने आप को, अपना प्रभुत्व स्थापित करना वो चाहता है। तो कौन कौन से? सतोगुणी में कौन? बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण। तमोगुणी में दानव, दैत्य, राक्षस। और रजोगुणी में प्रभुत्व, मोह माया, भय और मानवीय जीवन। ठीक है, ये रजोगुणी। आगे चलते हैं। अभी हलालल मंद भरे, श्वेत श्याम ततनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवन एक बार। है ना, इसको आगे समझते हैं। सतोगुणी यानी कि अमृत, है ना, सफ़ेद जीवन, हल्की। तमोगुणी, तमोगुणी होते हैं विष, काला, मृत्यु, भारी। ठीक है। रजोगुणी, नशा करने वाले, लाल, तड़पना और सामान्य। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। सतोगुणी, ये लोग पूर्ण रूपेण नैतिक, आदर्शात्मक, परोपकारी, विश्व कल्याण की भावना को रखने वाले होते हैं। कौन से होते हैं सतोगुणी? पूर्ण रूपेण नैतिक, आदर्शात्मक, परोपकारी, कल्याण, विश्व कल्याण की भावना रखने वाले होते हैं, जैसे महावीर, बुद्ध, नानक, ईसा मसीह। तमोगुणी, ये लोग अनैतिक, स्वार्थी, अत्याचारी व हिंसा करने वाले होते हैं, पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, जैसे कि दैत्य और राक्षस। तीसरा है रजोगुणी, ये लोग रासिक या राजसत्ता की इच्छा रखने वाले, जैसे राजा वगैरह, है ना, या मानवीय स्वभाव। राजसत्ता की इच्छा रखने वाले, प्रभुत्व आदि मोह माया मद में डूबे रहने वाले होते हैं, जैसे समस्त मानवीय प्रकृति के लोग। मानव क्या होता है? मोह माया में फंसा रहता है, पूरा जीवन उसी में ही जी लेता है और एक दिन वो चला जाता है। ठीक है ना। हिपोक्रेटस के अनुसार नेचर ऑफ मैन, बाइल, है ना, व्यक्तित्व के प्रकार। यूनानी विद्वान हिपोक्रेट्स ने बाइल यानी कि पित्त के आधार पर अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में व्यक्तित्व के 4 भागों में डिवाइड किया है। पहले तो येलो बाइल वाले यानी कि कॉलरिक, क्रोधी, चिड़चिड़े, उत्तेजित और अधीर होते हैं, है ना। येलो पित्त वाले कैसे होते हैं? क्रोधी, चिड़चिड़े, उत्तेजित और अधीर। दूसरा है ब्लैक बाइल वाले यानी कि काला काला जिनका पित्त होता है, वो कैसे होते हैं? विषादी प्रकृति, दुखी, निराश और चिंतित होते हैं। तीसरा बताया उसने फ्लेगम वाले, फ्लेगमेटिक्स यानी कि और आलस्य, तमस से युक्त, संवेगों, उद्वेगों से कम प्रभावित होते हैं। चौथा है ब्लड जैसे सेगोइन कहलाते हैं, वो उत्साही, खुशमिजाज और साहसी होते हैं। ठीक है, तो कौन से बताए इसने? 4 प्रकार बताए, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेगम और ब्लड। किसने बताया था? ये हिपोक्रेटस ने। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन जुंग के अनुसार। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार देखते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए इसने। अंतर्मुखी वाले कैसे होते हैं ये देखते हैं। मितभाषी होते हैं, मनोविनोद से भाग नहीं लेते हैं, है ना। अंतर्मुखी कैसे होते हैं? मितभाषी होते हैं, मनोविनोद में भाग नहीं लेते हैं। मित्र बनाने, सामाजिक संबंध स्थापित करने की योग्यता इनमें कम होती है। किसमें? अंतर्मुखी में। ठीक है। तीसरी बात जो अंतर्मुखी की होती है, वो शर्मीले होते हैं, संकोची और झिझक वाले होते हैं। चौथा है जो अंतर्मुखी में बात होती है, वो है सामाजिक समारोह, विवाह, मेले, उत्सव, त्यौहार, चुनाव, रैली से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, शांति से एक जगह रहना पसंद करते हैं। पांचवी बात जो अंतर्मुखी की है, वो है सामाजिकता की भावना,
इनमें कम होती है, यानी कि मिलनसार कम होते हैं, लोगों से बात करने में झिझकते हैं, कम बात करते हैं, इस तरह की होती है। तो सामाजिक जो रिलेशन है इनके वो कम बन पाते हैं। छठा जो अंतर्मुखी का होता है वो उत्तरदायित्व नेतृत्व भी कम लेते हैं ये, है ना। सातवां अंतर्मुखी का जो होता है वो संदेही और शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। आठवां होता है साहित्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चित्रकार और मूर्तिकार। ठीक है ना। ये कौन कौन से होते हैं ये अंतर्मुखी व्यक्ति? साहित्यकार भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं, चित्रकार और मूर्तिकार भी हो सकते हैं। अब जुंग के अनुसार बहिर्मुखी, वाचाल और मनोविनोदी। वाचाल यानी सबसे बातचीत करने वाले, है ना, और मनोविनोदी यानी कि हर तरह का आनंद उठाने वाले होते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी में मित्र बनाने और सामाजिक संबंध स्थापित करने की योग्यता इनमें अधिक होती है। जहाँ जाते हैं वही मित्र बना लेते हैं और संबंध स्थापित करते हैं, है ना, अच्छी मित्रता का भाव बनाते हैं। तीसरा होता है शर्म कम संकोच कम। इनमें शर्म और संकोच की भावना कम होती है, ये आराम से सबके बीच में हिल मिल जाते हैं। चौथा बहिर्मुखी में होता है सभी समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर समारोह में भाग लेने की पार्टिसिपेट करते हैं। पांचवा जो बहिर्मुखी में होता है सामाजिकता की भावना इनमें अधिक होती है, सोशल होते हैं, सबसे जल्दी रिलेशन बनाते हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं और सबके बीच में हेल्दी रिलेशन कायम कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, बहिर्मुखी में उत्तरदायित्व नेतृत्व अधिक होता है, ये लीडरशिप करते हैं मतलब, है ना। सातवां बहिर्मुखी का है चेतन मन, स्वार्थ रहित होता है इनका, और जैसे जैसे वकील, अध्यापक, नेता और पुलिस, है ना, ये बहिर्मुखी कहलाते हैं। आगे चलते हैं। जुंग ने बताया कि व्यक्तित्व न तो पूर्णतः अंतर्मुखी होते हैं, नहीं बहिर्मुखी। जिन लोगों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण विद्यमान हो उन्हें उभयमुखी कहा जाता है। जुंग ने ये भी बताया मतलब कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो अंतर्मुखी हैं ना बहिर्मुखी है, तो उन दोनों के गुण उनमें विद्यमान हो तो उनको क्या कहेंगे? बहिर्मुखी कहेंगे। नोट आगे का है व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जुंग ने किया। तो ये माना जाता है कि सबसे अच्छा वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसने किया है? जुंग महोदय ने किया है। आगे चलते हैं। फ्रायड के अनुसार मुखिए कामुक काल 0 से 2 वर्ष, आनंद का केंद्र मुख चूस कर आनंद प्राप्त करना, है ना, काट कर चूस कर मुख आनंद प्राप्त करना होता है इनका। दूसरों पर निर्भर रहने वाला होता है, चिंतन की दृष्टि से अपरिपक्व होता है, आक्रामक होता है, संदेही, झगड़ालू ये होते हैं। जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? एक सौ आनंद का केंद्र इनका क्या होता है? मुख। मेन फोकस का है मुख, क्योंकि 0 से 2 वर्ष के बच्चे अपनी माँ पे डिपेंड होते हैं और दूध पीते हैं। ठीक है, उनको वो दूसरी इधर उधर की चीज़ें भी कम खाते हैं, और जो अपने वहाँ पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो उनका हर एक चीज़ को क्या उठा उठा के अपने मुंह में रखना, है ना, उसको हर चीज़ को उठा के अपने मुंह में डालना, उसे चूसना, इस तरह की कोशिशें ये करते हैं। तो इनका आनंद का केंद्र क्या होता है? मुख होता है, मुख से हर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, है ना। दूसरों पर निर्भर होता है उस समय, चिंतन की दृष्टि से चिंतन इनमें होता नहीं है, बहुत छोटे से बहुत बालक होते हैं। आक्रामक स्वभाव होता है, कोई से कोई चीज़ छीन ले तो उससे लड़ने लग जाते हैं। संदेही और झगड़ालू प्रवृत्ति के ये होते हैं। तो कौन सी उम्र बताई इसकी? 0 से लेके 2 वर्ष तक की। मुखिए कामुक काल किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। फ्रायड ने दूसरा बताया 2 से 4 वर्ष का गुदा प्रकार, है ना। जो 2 से 4 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? गुदा प्रकार के होते हैं, जिससे कि उनके आनंद का केंद्र होता है गुदा, यानी कि उत्सर्जन केंद्र, और मलमूत्र को त्याग कर वो रोक कर आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। या तो मलमूत्र त्याग देते हैं या उसे रोक कर फिर आनंद का खुशी अनुभव होती है इन्हें। शोध संबंधी प्रशिक्षण को व्यवहार में नहीं लाते। ठीक है। कंजूस, जिद्दी, अशांत किंतु सुव्यवस्थित होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है इसका, लिंग प्रदान होते हैं। जो 4 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे होते हैं वो लिंग प्रदान होता है। आनंद का केंद्र होता है जनेंद्रिय। अधिकतर देखना आप 4 से 6 वर्ष के बच्चों का हाथ अपनी जनेंद्रियों पर होता है। देखकर छूकर आनंद का अनुभव करता है। आत्म प्रदर्शन, साहसी, सत्ता प्राप्ति की इच्छा, खुश मिजाज। लड़के हैं तो मातृ प्रेम ऑडिपस, और लड़कियां हैं तो पितृ प्रेम रखती है इलेक्ट्रा। ठीक है। क्या बताया है इसने फ्रायड ने कि लिंग प्रदान होते हैं कौन सी उम्र में? 4 से 6 वर्ष की उम्र में। लिंग का आनंद का केंद्र क्या होता है? जनेंद्रिय, यानी कि अपने लिंग को छूना ये पसंद करते हैं। देखकर छूकर आनंद का अनुभव करते हैं।
आत्म प्रदर्शन करते हैं, साहसी होते हैं, सत्ता प्राप्ति की इनकी इच्छा होती है, खुशमिजाज होते हैं। लड़के होते हैं तो अपने माता के प्रति प्रेम रखते हैं जिसको ऑडिपस कहते हैं, और लड़कियां होती तो अपने पिता के प्रति प्रेम रखती हैं तो वह इलेक्ट्रा कहलाती है। ठीक है। फ्राइड ने बताया कि लड़कों में मातृ प्रेम ऑडिपस तो लड़कियों में पितृ प्रेम इलेक्ट्रा इस अवस्था में प्रकट होती है। फ्राइड के ने जीवन शक्ति को लिबिडो कहा। क्या कहा फ्राइड ने जीवन शक्ति को? लिबिडो। फ्राइड ने जीवन की मूल प्रवृत्ति को इरोज कहा। क्या कहा? मूल प्रवृत्ति को क्या कहा है? इरोज। फ्राइड ने मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को थेनाटोस कहा है। मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को क्या कहा है? थेनाटोस। और फ्राइड ने बालक बालिका में स्वप्रेम की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म कहा है। स्वप्रेम यानी अपने आप से ही प्रेम करते हैं बालक बालिका इस उम्र में, तो उसको क्या कहा है? नार्सिसिज्म। अब देखते हैं अपन क्रेशमर के अनुसार। क्रेशमर ने शरीर रचना को 4 भागों में बांटा है: गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय और मिश्रित। ठीक है ना। तो क्रेशमर के अनुसार पढ़ते हैं। गोलकाय उसे बोलते हैं अपन पिकनिक। गोल छोटे मोटे हष्टपुष्ट भोजन प्रेमी आराम पसंद मनोविनोदी। शरीर को 4 भागों में बांटा है क्रेशमर ने शरीर रचना को। गोलकाय जिसे बोलते हैं अपन पिकनिक, गोल छोटे मोटे हष्टपुष्ट भोजन प्रेमी आराम पसंद और मनोविनोदी। दूसरे नंबर पे आता है लंबकाय, एस्थेनिक, दुबले पतले लंबे दूसरों की चिंता करने वाले, अपनी निंदा के प्रति सजग। तीसरा होते हैं सुडोलकाय, एथलेटिक्स, हष्टपुष्ट मजबूत खेल प्रेमी उत्साही होते हैं ये। और चौथा होता है मिश्रित प्रकार के, डिस्प्लास्टिक। उक्त तीनों गुणों को धारण करने वाले लोग होते हैं डिस्प्लास्टिक यानी कि मिश्रित। मिश्रित में क्या होता है कि इसमें गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय और तीनों के गुण इसमें जिनमें पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिस्प्लास्टिक यानी कि मिश्रित। आगे चलते हैं। स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा गया है: आर्थिक व्यक्तित्व, व्यवसायी और व्यापारी। दूसरा है सामाजिक व्यक्तित्व, पुलिस, अध्यापक, वकील। राजनीतिक व्यक्तित्व, नेता, प्रशासक, राजा, तानाशाह। धार्मिक व्यक्तित्व, पुजारी, मौलवी, पादरी। और 5वां है सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, दार्शनिक और वैज्ञानिक। ठीक है। किसने बताया? ये स्प्रेंगर ने। आर्थिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व और सैद्धांतिक व्यक्तित्व। आगे चलते हैं अपन शेल्डन के अनुसार। शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है: एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मिजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक को कैसे होते हैं? दुबले पतले, बुद्धिमान, संकोची और विचारशील होते हैं। एंडोमॉर्फिक होते हैं जो गोल मटोल भोजन प्रेमी आराम पसंद मनोविनोदी होते हैं। मिजोमॉर्फिक होते हैं जो हष्ट पुष्ट पतली चमड़ी वाले अधिक कार्यशील कितने झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। आगे देखते हैं क्रेचमर के अनुसार। क्रेचमर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है: शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। ठीक है ना। हम देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। स्थूल विचारक है ना, गहन विचारक, प्रत्यय विचारक। ठीक है। इसने 3 भागों में बांटा है थॉर्नडाइक ने: स्थूल विचारक, गहन विचारक और प्रत्यय विचारक। तो स्थूल विचारक को देखते हैं। भौतिक वस्तुओं से कार्य लेने वाले जैसे मैकेनिक, लोहार, बढ़ई। ठीक है। ये स्थूल विचारक होते हैं। गहन विचारक होते हैं अमूर्त चिंतन करने वाले, दार्शनिक, वैज्ञानिक और इंजीनियर जो होते हैं वो गहन चिंतन करते हैं, वो गहन विचारक कहलाते हैं। प्रत्यय विचारक में आते हैं सामान्य रूप से विचार करने वाले जैसे कि अध्यापक, है ना। तो 3 तरह के बताएं: स्थूल विचारक, गहन विचारक और प्रत्यय विचारक। आगे देखते हैं आलपोर्ट के अनुसार। अधीनस्थ और पूर्णतापूर्ण, है ना। आलपोर्ट के अनुसार क्या है? अधीनस्थ और पूर्णतापूर्ण। अधीनस्थ में देखते हैं दूसरों के अधीन काम करने वाले, और प्रभुतापूर्ण में होते हैं अधिकार भाव रखने वाले। नहीं, कुछ तो होते हैं जो दूसरों के अंडर में काम करते हैं, दूसरे के नीचे कर्मचारी होते हैं, एक बॉस होता है उसके नीचे काम करते हैं। तो जो अधीनस्थ होते हैं वो नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, अंडर में काम करने वाले। और प्रभुतापूर्ण जैसे कि बॉस हो गया कि उन्होंने अपना खुद का कुछ एक अपनी कंपनी को खुद खोलना, उसके अंदर कर्मचारी रखना। तो जो बॉस होता है वो अधिकार भाव रखने वाला प्रभुतापूर्ण होता है, और जो नीचे उनके उसके अंडर में कर्मचारी काम करते हैं वो अधीनस्थ होते हैं। ठीक है ना। आयुर्वेद के अनुसार
वात प्रदान, कफ प्रदान और पित्त प्रदान। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे और जानकारी लेकर व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।